नमस्कार दोस्तों, अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ फ्यूचर हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का स्वागत है फैब लीडर्स में, एक ऐसा चैनल जहां हम भविष्य के फैमिली बिजनेस लीडर्स को अपने पारिवारिक व्यवसाय को ग्रो और स्केल अप करने में मदद करते हैं। आज साल के आखिरी कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक ऐसा रोमांचक टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके और आपके पारिवारिक व्यवसाय के लिए अगले साल एक चाबी बन सकती है ग्रोथ अनलॉक करने के लिए। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर चल रहा होगा कि भाई ऐसा क्या। तो टॉपिक तो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के एक्सपेंशन के बारे में। मैं जानता हूं जब बिजनेस से 10 साल 15 साल 20 साल पुराना हो जाता है और उसमें 2-3 पीढ़ी जुड़ जाती है तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि आगे चल के हम बिजनेस के लिए ग्रोथ कहां से लेके आए। क्या वो नए मार्केट्स में मिलेगी, क्या वो नए प्रोडक्ट्स के साथ मिलेगी या नए लोगों के साथ। तो इसका बहुत ही आसान एग्जाम्पल है जो कि आपने कभी ना कभी जरूर कंसिडर किया होगा, और वो है चलो भाई बाहर जाके बेचते हैं, बाहर जाके बिजनेस करते हैं। भाई बाहर, मैं आपके शहर से या आपके स्टेट से बाहर नहीं, हमारे देश के बाहर जाने की बात कर रहा हूं। और कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव्स, पहले ये काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में भाई साहब बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि आपकी प्रिपेयर्डनेस और आपका प्रोडक्ट मजबूत हो। तो आज के इस वीडियो में, जो कि पार्ट 1 होने वाला है इस सीरीज का, हम इसको 2 पार्ट्स में दिखाएंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और मैं अगर एक झटके में दिखाऊं तो आप ही बोलते हो फिर सार्थक यार इतना लंबा वीडियो क्यों कर दिया। तो अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो आज का पार्ट है, हम इसमें बात करेंगे कि फाइनली फैमिली बिजनेस लीडर्स को इंटरनेशनल एक्सपेंशन की जरूरत है ही क्यों। हम तो इंडिया में ही अच्छा कर रहे हैं, हम बाहर क्यों जाएं। दूसरा, अगर हमने डिसाइड कर लिया चलो जाना तो है, लेकिन हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर वी स्टेप इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स। तीसरा, हम कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ केस स्टडीज जानेंगे, जिससे कि हमको ये और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं है बाहरी मार्केट्स में जाके अपना पत्ता जड़ाना। या फिर चौथा जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस में स्टेप इन करने से पहले क्या क्या गवर्नमेंट से लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस देखनी पड़ती है, उसके बारे में भी ब्रीफली हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं 2 सरकारी इंडियन गवर्नमेंट के 2 ऐसे स्कीम्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि किसी भी एमएसएमई, किसी भी फैमिली बिजनेस को जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करना ही है, तो इन दोनों स्कीम्स के बारे में उन्हें जरूर जानना चाहिए और उसका लाभ भी उठाना चाहिए। और पार्ट 2 के बारे में भी थोड़ा सा स्नीक पीक दूंगा, लेकिन शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि सच में इंटरनेशनल फ्लाइट होने वाली है हमारी। जरूरी पड़े तो एक नोटबुक, एक पेन पास में रखें क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो झटाक से आप उसे नोट कर सकते हैं और अपने फैमिली बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान में शामिल कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट सेट टू एक्सपैंड योर बिजनेस इंटरनेशनली। तो शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस एक्सपेंशन और वो भी इंटरनेशनल मार्केट्स में, मामला तो चैलेंजिंग है ही। आपके दिमाग में, आपके मन में हमेशा ये संकोच तो भरा ही होगा कि यार यहाँ तो इंडिया का बिजनेस नहीं संभल रहा है, इतना सारा प्रेशर, इतना सारा लोड, इतना सारा टेंशन, वर्क लाइफ बैलेंस की तितर बितर उड़ चुकी है। फिर भी सार्थक आप बोल रहे हो कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं। क्यों जाएं? और स्पेशली जहां की इंटरनेशनली 2 बड़े बड़े वॉर्स चल रहे हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, देश के बीच में आपसी रंजिशें हैं। इंडिया के साथ अभी इंडिया जैसे सुपर पावर के हिसाब से ग्रो कर रहा है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना एक्सपैंड कर रहा है, तो हमें इंटरनेशनल एक्सपेंशन की जरूरत ही क्यों है। इतने सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, मेरे पास उन सारे सवालों के 5 जवाब हैं। आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड क्यों करना चाहिए। सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट दिखाना चाहता हूं एज एन व्हाई गो इंटरनेशनल, वो है टू डाइवर्सिफाई योर मार्केट्स। देखिए, इंडिया बहुत रोबस्ट इकोनॉमी है, इसमें 2 राहें बिल्कुल भी नहीं है। ये आज की बात कर रहे हैं। सरकार बदलती है, दिन बदलते हैं, और इकोनॉमिक टेंशंस, इकोनॉमिक फीजिबिलिटीज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बदलते हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब, वो एक टर्म यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए तो नहीं कर रहे हैं। हम जब फैमिली बिजनेस की बात सोचते हैं तो हम 100 साल की बात सोचते हैं, 200 साल की बात सोचते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो कभी भी एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ
या शॉर्ट टर्म वीकनेस, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो, उसको ध्यान में रख के अपने इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सपेंशन का जो डिसीजन है उसको मत लीजिए। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स एक बिजनेस के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल होता है, क्योंकि आज ये मार्केट आपका साथ दे रही है, इसका मतलब या इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि कल भी ये आपका साथ दे। और अगर हम उसी मार्केट में स्टक होकर रह जाएंगे, जब इस मार्केट ने तख्ता पलटा, तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट इसका जो रीजन है कि आपको इंटरनेशनल क्यों जाना चाहिए, वो है कि टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, टू डाइवर्सिफाई योर मार्केट्स, सो दैट यू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एंड मेक योर बिजनेस सेफ। आपके बिजनेस को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान कर सकेंगे आप। जो दूसरा कारण है वो है एक्सेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने इंडिया के बाहर जाने की डिसीजन लिया और आपने ये सोचा कि मैं बांग्लादेश में एक्सपैंड करूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि यार नाम तो यूएस का लो, यूरोप का लो, ये कहां बांग्लादेश। लेकिन भाई साहब, बांग्लादेश में जो लेबर का रेट है वो इंडिया से भी सस्ता है। शायद इसीलिए वर्ल्ड ओवर, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो चाहे वो यूएस की मार्केट्स हो, टेक्सटाइल जो टी शर्ट्स बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं, वो सारा का सारा बांग्लादेश से ही बनता है। तो अगर आपका जो बिजनेस है वो काफी लेबर इंटेंसिव है, यानी बहुत सारे मजदूरों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, टेक्नीशियंस के साथ आपको काम करना पड़ता है, तो आप अपनी बिजनेस की एक सब्सिडियरी या एक बिजनेस का एक ब्रांच ऑफिस जो है वो बांग्लादेश में खोल सकते हैं और वहां से आप चीप लेबर का इस्तेमाल करके अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। अब ये भी तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन हुआ। साथ ही साथ सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करते हैं, तो आपके लिए चाइना जैसा मार्केट या ताइवान जैसा मार्केट अपने बिजनेस के पहले कदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिस स्पीड से वहां R&D चलती है, जिस तकनीक का वहां अवेलेबल है, वो इंडिया में आते आते और 10 साल लग जाएंगे उसको। तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई जैसे चल रहा है चलने दो और 5-10 साल देख लेते हैं? अगर ये आपका एटीट्यूड है, भाई बहुत अच्छी बात है, इंडिया बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी बना सकता है। लेकिन अगर आप में वो भूख है ना कि हर दिन मुझे कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए देखना है, तो भाई साहब आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन का डिसीजन आज के आज लाजमी बन जाता है। जो तीसरा रीजन है वो है एक ब्रांड विजिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब ब्रांड विजिबिलिटी, देखिए, जिस दिन से आपने अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर दिया, आपने अपने ब्रांड को समझ लीजिए एक 10x लेवल पे ले जाते हैं। सडनली वो एक लोकल या एक लाला कंपनी नहीं है, वो एक MNC बन जाती है जो कि इंडिया में बेस्ड आउट ऑफ होके मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। इससे एक प्रीमियमनेस का फील आता है। लोग आपके लोकल मार्केट्स में भी बात करते हैं कि भाई जानते हो शर्मा जी की जो मिठाई है वो एक्सपोर्ट भी होती है, या जो गुप्ता जी के जो कपड़े हैं वो यूरोप US में भी बिकती है। तो इससे जो है आपकी जो ब्रांड इमेजरी और स्ट्रॉन्ग बनती है और इससे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, क्योंकि लोग आपके साथ लंबे अरसे तक जुड़ने का भी प्रयास करते हैं, तो उसके भी रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो ये तीसरा रीजन है आपको क्यों इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना चाहिए। जो चौथा रीजन है वो है बिजनेस स्केल अप। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि बांग्लादेश में आप अपना लेबर इंटेंसिव काम को शिफ्ट कर सकते हैं। समझिए अगर आपके पास एक फैक्ट्री से बढ़कर 2 फैक्ट्री हो जाए, अगर आपके पास 2-3 वेयरहाउस से बढ़कर अपने देश भर में या इंटरनेशनल वेयरहाउसेस खुल जाएं, आपकी सप्लाई चेन में कितना बेहतर आपको महसूस होगा, आपको टैलेंट पूल कितना बढ़िया, कहते कितना बेहतरीन मिलेगा और आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल कितनी बढ़ जाएगी। जब आपके पास एक सप्लाई करने के लिए मार्केट भी हो और उसी मार्केट में आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, तो ये सडनली आपको एक स्केल अप करने का, आपके बिजनेस को बहुत कम समय में उतने ही इन्वेस्टमेंट, उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके आपके रेवेन्यूज को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा मौका देती है अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाते हैं। और जो पांचवा और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनोवेशन एंड लर्निंग। देखिए, हमारा जो सीखना है ना वो कभी नहीं कमता। अब बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, यानी जिंदगी के आखिरी दिनों तक हमें नई चीजें सीखनी चाहिए। और जब हम अपने आप को एक कुएं के मेंढक की तरह देखेंगे, अगर हम अपने आप को अपने ही मार्केट में, अपने ही स्टेट में, अपने ही देश में रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, तो ऑब्वियसली इससे ना इनोवेशन में फायदा होगा, ना ही हमें नई चीजें जानने को मिलेंगी।
आप अगर चाइना में एक्सपैंड करते हैं, आप अगर यूरोपियन मार्केट्स में जाते हैं, तो उनके लोगों से, उनकी तकनीकों से, उनके बिजनेस प्रोसेसेस से आप इतनी सारी नई चीजें, आधुनिक चीजें जानते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी आपकी मदद कर सकता है और आपके बिजनेस को एक कटिंग एज, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है जो कि आपके लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में आपकी मदद कर पाए। तो ये थे मेरे 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी द्वंद, अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि अगर आपके मन आप डेलिब्रेट कर रहे हैं कि मुझे अगले साल, नए साल के रेजोल्यूशन में इंटरनेशनल एक्सपेंशन रखना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देंगे कि कम से कम रिस्क में भी अपने बिजनेस को आप इजीली इंटरनेशनल मार्केट्स में स्केल अप कर सकते हैं। आइए अब दूसरे पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। चलिए एक बार मान लेते हैं कि आप मेरी बातों से एकदम कन्विंस्ड हो गए और एकदम रेडी हो गए कि हाँ भाई, सार्थक पते की बात कह रहे हो, हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि एक्सपेंशन करने का सही समय क्या होता है? क्या ये 2024 में करना चाहिए या आपको थोड़ा वेट करके 2025-26 की तरफ देखना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको कुछ आसान से और सवालों के जवाब देने से मिल जाएगा। सबसे पहला जो आपको अपने आप के सेल्फ इवैल्यूएशन में आपको जानना चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहिए, वो ये है कि क्या आपका बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है। अब भाई फाइनेंशियली साउंड, मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा। देखिए, एक कंपनी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है और एक कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, दोनों का इक्वल चांस है कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके अपने अपने स्केल के मुताबिक वो सक्सेसफुल स्टोरीज में तब्दील हो सकते हैं, वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो खाली प्योरली नंबर से नहीं आती, वो आपके डेट वर्सेस इक्विटी से आती है, वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से आती है, वो आपके बिजनेस में आपका कितना परसेंट बिजनेस आज की डेट पे, कितना परसेंट पैसा ब्लॉक्ड होके है, आपकी वर्किंग कैपिटल सही तरीके से रोटेट हो पा रही है या नहीं, या फिर आपके नए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको कैपिटल इकट्ठा करने के लिए आपके पास सही साधन है या नहीं। ये सब डिटरमिन करती है कि आपका बिजनेस जो है फाइनेंशियली रेडी है या नहीं। और मेरे मुताबिक किसी भी और प्रिपरेशन से पहले एक इंटरनेशनल मार्केट में या एक नए मार्केट में एंट्री करने से पहले ये बात जरूर जांच लें कि अगले 6, 10, 12 महीनों तक आपके बिजनेस को चलने के लिए, आपके इंडिया बिजनेस को चलने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स तो नहीं है। अगर इसका जवाब ना है तो आप फाइनेंशियली तैयार हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए। जो दूसरा सवाल आपको अपने कंपनी से पूछना चाहिए कि बिफोर आई एक्सपैंड टू दैट नेशनल मार्केट, टू दैट इंटरनेशनल मार्केट, क्या मैंने वहां जाके एक मार्केट रिसर्च किया है। एंड बाय मार्केट रिसर्च मैं 2 तरीके के रिसर्च के बारे में बोल रहा हूं। एक है जो कंज्यूमर के साथ किया जाता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप बैग्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके के स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, कॉलेज बैग्स, और आप जानना चाहते हैं कि अगर मैं अपने बिजनेस को श्रीलंका में या फॉर एग्जांपल दुबई या जो सऊदी अरेबिया है, मिडिल ईस्ट में आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो वहां का मार्केट क्या है, उनको किस तरीके का बैग पसंद है, क्या उन्हें लेदर बैग्स पसंद है, या वहां का जो सरकार है क्या वो एकदम एंटी लेदर है, क्या वो उनको वाटरप्रूफ बैग चाहिए या कंफर्टेबल लाइट वेट बैग चाहिए, या फिर वहां के लोग जो है वो ट्रैवल या एडवेंचरस ट्रिप्स में जाते हैं तो उनको बैकपैक की जरूरत पड़ती है। उसी हिसाब से आप अपने सप्लाई चेन को, आप अपने रॉ मटेरियल की सोर्सिंग को कस्टमाइज करें, क्योंकि एक सटीक मार्केट रिसर्च आपके मार्केट में एंट्री करने से पहले ही आपके सक्सेस को निश्चित कर देता है। बहुत बार हमसे ये गलती हो जाती है, हमें लगता है कि जो एस्टैब्लिश्ड मॉडल हमारा अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रहा है, जो 15, 20, 25 साल से हमें सक्सेस देता हुआ आ रहा है, वही मॉडल हर मार्केट में चलेगा। अब समझिए, इससे बड़ी नासमझी की बात तो होगी नहीं, क्योंकि डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। हर मार्केट की अपनी खुद की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है, अपनी खुद की नीश होती है। तो उस मार्केट के बारे में, उसके कंज्यूमर्स के बारे में समझना और उसके बाद एक इफेक्टिव डिसीजन लेना ही मेरे मुताबिक आपके लिए एक राइट स्टेप होगा। और घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट रिसर्च आज की डेट पे एक सिंपल गूगल फॉर्म के माध्यम से हो सकता है, आप उसे डिजिटली कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या फिर मार्केट रिसर्च एजेंसीज हैं जो कि आपको एक ऐसा सर्वे करने में आपकी मदद कर सके, और इस लर्निंग को लेके आप अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें और फिर डिसाइड करें कि आपके लिए सटीक टाइम कौन सा है। जो तीसरा सवाल आपको पूछना चाहिए, और इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे फैब इंडिया का,
कि आपको अपने सप्लाई चेन के बारे में भी सोचना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम फैब इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जब उन्होंने सबसे पहले अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के बाद एक्सपैंड किया, तो वो 1990s की बात थी। उन्होंने अपना पहला मार्केट जो है उसे इटली को पकड़ा, उन्होंने फिर मैंने ये एग्जांपल्स लिखे थे, उन्होंने यूएई को पकड़ा, सिंगापुर को पकड़ा, और इन मार्केट्स में सबसे पहले उन्होंने डिटेल रिसर्च की, और उसके बाद भी उनको इनिशियली बहुत बड़ा झटका लगा। वो क्यों? देखिए, फैब इंडिया जो है, उनका जो मूल है, उनका जो कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग है, वो है ट्रेडिशनल इंडियन वेयर। और ट्रेडिशनल इंडियन वेयर जो कि यहाँ के बुनकारियों के थ्रू से यहाँ के जो कारीगर हैं वो बनाते हैं। और जब मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में इसको लेके जाता हूं, मुझे वहां तो इंडियन कारीगर नहीं मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा सामान यहाँ बनाना पड़ता था। पहले रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया आता था, यहाँ बनता था, फिर उसको बाहर देशों में भेजना पड़ता था। तो इससे जो सप्लाई चेन की जो कंस्ट्रेंट्स थी, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था, जो लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस थे, वो इतने बढ़ गए थे कि फैब इंडिया जैसी दिग्गज कंपनी को भी अपने इनिशियल एक्सपेंशन फेजेस में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब बिफोर यू डिसाइड कि अच्छा मुझे यूएस में एक्सपैंड करना है, मुझे अफ्रीकन मार्केट्स में देखना है, तो आप अपने सप्लाई चेन को, यानी आपका रॉ मटेरियल, आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, आपके गुड्स स्टोरेज पॉइंट्स, आपका एंड कस्टमर तक माल पहुंचने में सारा का सारा जो सप्लाई चेन इन्वॉल्व रहता है, उसके बारे में एक रोबस्ट डिसीजन जरूर लें, उसको पहले फिक्स करें और उसके बाद ही इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करने की बात सोचें। जो चौथा पॉइंट है वो काफी लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के साथ जुड़ा है। आज की डेट पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। हर किसी कंट्री में एंटी डंपिंग लॉज होते हैं, वहां के खुद के लोकल लॉज होते हैं, सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस लेने पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। मैं वीडियो में आगे आपको कुछ ऐसे पोर्टल्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सके किसी भी कंट्री में आपको एक्सपैंड करने में, उसके लीगल, उसके कॉम्प्लायंसेस के बारे में बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो है कि व्हाट आर द मार्केट एंट्री मेथड्स। अब मार्केट एंट्री मेथड्स का मतलब क्या है? आपके दिमाग में जब मैंने एक्सपोर्ट कह दिया या जब मैंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन कह दिया, तो दिमाग में आओगा बस यहां से माल बनाना है और बेचना है। भाई साहब, 4 तरीके होते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। पहला तो होता है एक्सपोर्ट। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको सिंपली माल मंगवाना है या बनाना है और उसको बाहर की कंट्रीज में बेच देना है। सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। आपको शायद उतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट बाहर की कंट्री में मतलब एस्टैब्लिश करने की जरूरत ना पड़े। और ये एक अच्छा स्टेप भी होता है हर किसी नए बिजनेस के लिए कि छोटे छोटे कदमों के साथ वो अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस बरकरार रख सके, बढ़ा सके। जो दूसरा मेथड है वो फ्रेंचाइजी के थ्रू से भी हो सकता है। सपोज आपकी आइसक्रीम की चेन है, आपकी मिठाइयों की दुकान है जो कि ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स बनाती है, तो आप इसके डायरेक्ट फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अलग अलग देशों में खोल सकते हैं जहां की इंडियन डायस्पोरा है या आपके खुद के स्टेट के लोग हैं जो सबसे ज्यादा, जैसे केरला में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि बेकरीज बहुत ज्यादा खुलती हैं और बहुत अच्छे केक्स मिलते हैं, बहुत अच्छे बिस्किट्स, क्रैकर्स मिलते हैं। अब और ये भी जानते हैं कि केरला के जो लोग हैं बहुत ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा जो बहुत सारे डायमंड बेकरीज हैं या जो कराची बेकरीज हैं, इन सबके जो ब्रांचेस हैं, ये सारा आप जो केरला में जिनका हेड ऑफिस भी है, उन्होंने अपने मिडिल ईस्ट में फ्रेंचाइजी खोल रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां का जो कस्टमर है उसको हमारा स्वाद उसके जबान पे है। और इससे बेहतर, मतलब ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर या एक दुकान बनाने की जरूरत नहीं है, शोरूम बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बस अपने ब्रांड को एक फ्रेंचाइजर को एज अ फ्रेंचाइजर आगे बढ़ाया और मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल में अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड किया। बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपके लिए भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तीसरा तरीका है स्ट्रेट अवे जॉइंट वेंचर। अब हम L&T के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही मशहूर, कहने के लिए इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जब इन्होंने अपना पहला कदम लिया, श्रीलंका मार्केट में उन्होंने एक्सपैंड करने की बात समझी, तो उन्होंने वहां के लोकल कंपनीज के साथ टाई अप किया। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लाइसेंसिंग चैलेंजेस आपको महसूस होंगे जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आपको काम करना पड़ता है, या कि वहां के लोकल लोगों, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि फॉरेन से जाके या इंडिया से जाके आप वहां की भाषा, वहां के डायलेक्ट्स, वहां के कल्चर को समझते हुए ये सारा काम करें। तो बहुत बिजनेसेस में, स्पेशली जो सर्विसेज में है,
उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट्स में पूरा अकेला इंट्रोड्यूस ना करें। वहां एक राइट पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करें, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें और एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट्स में आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने वॉलमार्ट देखा होगा, जब वो सबसे पहले इंडिया आई थी तो उन्होंने भी ये जॉइंट वेंचर किया था। जब जैगुआर आई थी तो उन्होंने भी जॉइंट वेंचर किया था टाटा के साथ। जब स्टारबक्स इंडिया आई तो उन्होंने भी टाटा के साथ जॉइंट वेंचर किया। तो आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर्स को देखा होगा, जब वो खुद इंडिया आती हैं तो जॉइंट वेंचर के साथ आती हैं। तो इसका मतलब आप भी जब बाहर जाएं तो ये तरीका आजमा सकते हैं, स्पेशली सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए। और चौथा और आखिरी तरीका है सब्सिडियरी। इसमें आपकी खुद की कंपनी का ही मोटा मोटी कंट्रोल रहता है। सपोज आपकी कंपनी है राहुल फूड्स और आपने राहुल फूड्स का एक सब्सिडियरी आपने खोल दिया सिंगापुर में, या सपोज इंडोनेशिया में, या किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, जहां की आपने वो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है, एम्प्लॉइज आपके खुद के हैं, आपने एक बाकायदा एक ऑफिस या एक शोरूम रेंट पे लिया है और वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ही टीम देखती है, जो कि यहाँ आपको इंडिया में रिपोर्ट करती है। तो ये मॉडल भी कुछ बिजनेसेस के लिए काफी कंड्यूसिव हो सकता है। तो भाई साहब, इंटरनेशनल एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं कि बस माल लाया और माल बेचा। चार अलग अलग तरीके हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे सटीक तरीका कौन सा है। आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस की बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सही समय आइडेंटिफाई करने से पहले, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे चाइना ही जाके अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप वहां जाके पहले एक दो विजिट करें, वहां के आसपास के बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करें, उनकी लर्निंग से सीखें और फिर जाके अपने बिजनेस को वहां एस्टैब्लिश करें एक पार्टनर के साथ। और फाइनली आपको ये भी जरूर पता करना चाहिए कि इतना जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं, अपने बिजनेस को एक नए धरोहर के साथ एक नए मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इसमें आपका साथ बिल्कुल देती है। क्योंकि इंडिया भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, जो हमारा जो डेट जो रहता है, जो डिफरेंस रहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कभी कभी कहते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, उसको एक्सपोर्ट्स काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो सरकारी स्कीम्स भी बहुत सारे हैं जो आपको इसमें मदद कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आपको इन सारे सवालों के अगर जवाब सटीक तरीके से मिल जाते हैं तो भाई साहब 2024 ही आपके लिए बेस्ट साल हो सकता है अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करके सक्सेस पाने के लिए। तो चलिए अब आगे अगले पॉइंट तक बढ़ते हैं। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो जरूर चल रहा होगा कि यार इतना इंफॉर्मेशन, इतने सारे सवाल, क्या सच में मैं ये कर सकता हूं? क्या मेरी बिजनेस में भी वो बात है जो बाकी बिजनेसेस में है? तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से ये बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि आपके बिजनेसेस में और इन सक्सेस स्टोरीज में ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है। और खास करके अगर तब आप जब इनको कंपेयर करें इनके शुरुआती दिनों में, जब ये भी आपके बिजनेस की तरह एक छोटे से शहर में बढ़े हुए थे, लेकिन इनमें जो भूख थी, इनमें जो जज्बा था अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, अपने आप को प्रूव करने के लिए, वही बस जरूरी पड़ता है अपने आप को एक इंटरनेशनल सुपर ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करने के लिए। जो इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल मेरे हिसाब से है वो है फॉग डिओड्रेंट। अब विनी कॉस्मेटिक्स के बारे में तो आपने जानते ही होंगे। दर्शन पटेल जी जो इसके फाउंडर हैं, इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की ना बॉम्बे, ना दिल्ली, ना बैंगलोर, ना कैलकाटा, इंदौर से। टीयर 2 शहर आता है इंदौर, मध्य प्रदेश से इनकी बहुत ही एक स्मॉल स्केल की शुरुआत हुई। और नो गैस परफ्यूम का इन्होंने ये जो टैगलाइन यूज किया था, इसने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया। आपको पता होगा कि एक्स जो इंडिया में तब हिंदुस्तान यूनिलीवर मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे हाईएस्ट सेलिंग डिओड्रेंट था, आज के दिन में एक्स को इंडिया मार्केट एग्जिट करना पड़ रहा है बिकॉज फॉग ने उन्हें यहाँ टिकने ही नहीं दिया। और यही फॉग जब उन्होंने अपने इंडियन मार्केट के सक्सेस स्टोरी को रिपीट करने की कोशिश की, तो उनके पास तो बहुत पैसे थे, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। वो चाहते तो यूएस, यूके, सबसे बड़े ऑस्ट्रेलिया, बढ़िया बढ़िया देशों में एक्सपैंड कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो एक्सपेंशन की सबसे जो नींव है ना, वो शुरू की साउथ ईस्ट एशिया से ही, यानी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात ये जानी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो एक डिओड्रेंट है। और ये डिओड्रेंट जो है तब यूज में आता है जब लोगों को पसीना आता है। पसीने की बदबू मिटाने के लिए डिओड्रेंट यूज किया जाता है। और पसीना कहाँ आता है? जहां गर्मी होती है।
अब यूके यूएस में लोग कोलोन लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं क्योंकि उनको महकना है, उनको अपने पसीने की बदबू छुपानी नहीं होती। ये तो उन्हीं जगहों पे चलेगा जहां माहौल काफी ट्रॉपिकल रहता है या इक्वेटोरियल रहता है, जहां धूप ज्यादा होती है, जहां की लोग ज्यादा मैनुअल लेबर करते हैं। इन सारे बिजनेस इंटेलिजेंस को लेके उन्होंने अपना एक्सपेंशन सबसे पहले इन छोटे छोटे कंट्रीज में किया जो इंडिया के पास में थे, तो उनको सप्लाई चेन में बेहतर मदद मिली। जिनका मार्केट ऑलरेडी, जहां गर्मी ज्यादा होती थी तो मार्केट में कंज्यूमर डिमांड पहले से था। और तीसरा, उन्होंने इंडिया की सक्सेस स्टोरी यहाँ के कैंपेन्स को लेके जब वहां रखा तो वहां के ऑडियंस ने भी उनको दोनों हाथों से वेलकम किया और उनका ब्रांड देखते ही देखते एक सिंगल कंट्री से आज की डेट पे दुनिया में शायद 100 के करीब कंट्रीज में बिकता है। फॉग डिओड्रेंट अगला आप भी बन सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए फैब इंडिया के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कैसे उन्होंने अपने सप्लाई चेन चैलेंजेस को मिटाकर इटली, सिंगापुर जैसे मार्केट में भी अपने ट्रेडिशनल इंडियन वेयर को पॉपुलराइज किया और आज की डेट पे एक इंटरनेशनल सुपर ब्रांड की तरह जाने जाते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं आपको अपोलो हॉस्पिटल्स का दे सकता हूं। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल्स जब शुरू हुई थी तो उनका सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हम कम दाम में कैसे कम खर्चे के साथ साथ लोगों तक सही उपचार जो है वो पहुंचा पाए। लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, और लो कॉस्ट ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत ना ही यूके में थी ना ही यूरोप में थी, क्योंकि वहां तो सरकार ही उनका जो इंश्योरेंस है वो कवर कर लेता था। उनको लो कॉस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत यही एशिया में ही मिलती है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला एक्सपेंशन अपना श्रीलंका में किया। उन्होंने वहां के गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके वहां अपोलो की प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाई, जहां की बहुत कम रेट्स में वहां के लोगों का उपचार किया गया। और देखते ही देखते अगेन एशिया के बारे में अगर बात करें, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अब तो कहने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंच चुकी है, लेकिन एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपोलो हॉस्पिटल्स मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर है। आज के डेट में भी लोग बहुत जगहों से, मेरे खुद के शहर भुवनेश्वर में अपोलो हॉस्पिटल है और मैं जानता हूं कि आसपास के स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने जो कोर मैसेज है लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट का जो सार है उसको बनाए रखा, चाहे उनका ब्रांड कितना भी बड़ा ना हो गया। आगे बढ़ते हैं। L&T की भी बात हमने थोड़ी देर पहले की। उन्होंने कैसे जॉइंट वेंचर के माध्यम से श्रीलंका में काम किया, अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। और फाइनली जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। अब जो थोड़े पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, उनको याद होगा कि पहले तो DD1, DD मेट्रो 2 चैनल्स आते थे, लेकिन प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग की इंडिया में शुरुआत जी टीवी ने की। तारा, बनेगी अपनी बात, ये सारे पुराने सीरियल्स आते थे जो जी टीवी पे काफी पॉपुलर थे। सुभाष चंद्रा जी ने जील की शुरुआत की थी, लेकिन जील ने अपने आप को सबसे पहली कंपनी बनी एक्चुअली इंडिया की एंटरटेनमेंट में जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने कदम रखे। और उन्होंने ये कदम सबसे पहले यूके में रखा, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यूके में बहुत ज्यादा था। वहां लोग चाहते थे कि हिंदी कंटेंट, हिंदी भाषा में उनको कुछ फिल्में या सीरियल देखने को मिले। और इस चीज का लाभ उठाकर सुभाष चंद्रा जी ने ना ही किसी ऐसे कंट्री में नहीं गए जहां की भारतीय डायस्पोरा कम हो, क्योंकि उनको पता था कि हिंदी है तो इंडियन लोग ही देखेंगे, और भारत के बाद इंडियन लोग शायद यूरोप में और लंदन में तो खासकर, इंग्लैंड में तो खासकर बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन यही लिया कि अपने बिजनेस को उन्होंने लंदन में ही, यूके में ही सबसे पहले एक्सपैंड किया। और आज शायद भारत दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में जी आप देख सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और OTT के माध्यम से। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको प्रेरित कर सकते हैं कि भले ही आपकी शुरुआत आज छोटी है दोस्तों, चाहे आपका टर्नओवर छोटा है, बड़ा है, चाहे आपके पास लोग कम है या बहुत ज्यादा है, चाहे आपके पास 5 प्रोडक्ट है या 500 प्रोडक्ट है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी प्रिपरेशन और आपकी आज की स्थिति कैसी है। If you are able to sustain your business for the next 6 months, if you are able to offer a unique positioning, a differentiated product to your customers, if you are able to customize your offering to that local customer, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करने में दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपने अपना होमवर्क रोबस्टली किया है, आपने एक्सपेंशन के पीछे एक स्ट्रैटेजी रखी है। बस ये समझ के नहीं कि हाँ भाई फूफा का लड़का है तो वहां ऑफिस खोल लो, ऐसा नहीं होता। कुछ टैक्टिकल चीजें आपको देखनी पड़ती है इन कंपनीज की तरह। अब मैं जानता हूं आपने अगर यहां तक अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में है तो बहुत बहुत शुक्रिया।
आप इस ये प्रूव करते हैं कि आप अपने फैमिली बिजनेस को बेहतर करने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। बस आखिरी 2 पॉइंट्स जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि अब स्ट्रैटेजी समझ गए हैं, जिन्होंने प्लानिंग अपने दिमाग में बैठा ली है, अब एग्जीक्यूशन पे आना चाहते हैं। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना इंडिया में पहले बहुत डिफिकल्ट होता था। लाइसेंस राज के जमाने में 1991 के बाद से जब लिबरलाइजेशन आया और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आने लगे, तो इससे इंडियन कंपनीज का भी बाहर जाना और ज्यादा इजी हो गया। आज की डेट पे स्पेशली इन द लास्ट 5-6 इयर्स बहुत सारा जो बिजनेस प्रोसीजर, जो एप्लीकेशन प्रोसीजर था, आज की डेट पे ये ऑनलाइन हो चुका है। अगर मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बात करूं कि ऐसी क्या क्या लाइसेंसेस हैं, ऐसे क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपको बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करने से पहले चाहिए, तो एक लिस्ट आपके सामने है। ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप इसे पढ़ लीजिएगा जरूर, और हर एक चीज के लिए आप गूगल सर्च बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा, मैं उनका डायरेक्टली आपको तक जवाब, आपका जो जवाब है वो पहुंचाऊंगा, और आपको शायद अगर आपको जरूरी पड़े तो हैंड होल्ड भी कर लूंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे इंटरनेशनल मार्केट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये जो लिस्ट है हमारे सामने, ये बेसिकली आर द लिस्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसेस जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल एक्सपेंशन से पहले। सबसे पहले आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, जिसे हम आईसी कहते हैं। आईसी कोड होता है बेसिकली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि आपको डीजीएफटी प्रोवाइड करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इसका बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ऑनलाइन का प्रोसीजर है, इसमें 10 स्टेप्स है। ये स्टेप्स भी मैंने यूट्यूब में अभी जो आपके कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। सिंपल सा वेबसाइट है डीजीएफटी में, वहां जाके आपको आईसी अप्लाई करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, एक बार कर लीजिए तो आपके पास शायद 15 दिन के अंदर अंदर ये लाइसेंस आके पहुंच जाता है, ये कोड आके पहुंच जाता है। उसके साथ साथ आपको आरबीआई के साथ भी एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बिकॉज आप फॉरेन करेंसी में डील करेंगे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उसकी भी जो सिचुएशन, जो एनालिसिस है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपको आरबीआई के वेबसाइट से या गूगल के माध्यम से मिल सकेगी। बिजनेस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी किया होगा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, या वो किसी भी और लीगैलिटी के साथ आपने फॉर्म किया है। जरूरी है कि एक बिजनेस का फॉर्मेशन करना आवश्यक है। टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जीएसटी फाइल जरूर करें, बिकॉज ये भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चाहिए होता है। आपको कुछ इंटरनेशनल लॉस टैक्सेस के लिए भी फाइल करने के लिए आपको जरूरी पड़ेगा, जो डीजीएफटी के माध्यम से आप कर सकते हैं। कस्टम क्लियरेंसेस एंड परमिट्स, ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम के भी कुछ क्लियरेंसेस होते हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड लाइसेंस होता है, ये अलग अलग कंट्रीज के लिए चेंज होता रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कंट्री में एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आगे चल के आपको कुछ फॉरेन लॉज के साथ कंप्लाई करना होता है, जैसे कि मैं आपको एक रिवर्स एग्जांपल दूं, चाइना अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है वो लाके इंडिया में चीप क्वालिटी मोबाइल फोन जो है डंप कर देता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए एक एंटी डंपिंग लॉ पास किया कि एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन या एक स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से नीचे चाइना जो है इंडियन मार्केट में अपने लो कॉस्ट सस्ते रिजेक्टेड फोन्स को जो है यहाँ डंप नहीं कर सकती। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स बाकी कंट्रीज में भी हैं जो कि इंडिया को भी रेस्ट्रिक्ट करता है अपने शायद चीप गारमेंट्स, या फिर कुछ और अगर इंडिया एक्सपोर्ट करती है, फूड में हो गया, पैकेजिंग सोल्यूशंस में हो गया, तो वो सब एक्सपोर्ट में बैन लगा है। तो आपको इंटरनेशनल जो फॉरेन लॉज है उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप आप जान सकते हैं एक एक करके। फिर कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आप यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिजिड यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। आपको कहीं भी BIS भी मिल जाएगा, आप यूएस में भी बेच सकते हो, आप मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में भी तो बेच ही सकते हो, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड को पार करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो आपके प्रोडक्ट को भी आपको उतना अपग्रेड करना पड़ेगा, इतना रोबस्ट बनाना पड़ेगा कि उसको यूरोपियन कंप्लायंसेस, यूरोपियन टेस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए। तो आपको ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी ध्यान देना है कि इंडिया में तो भाई कुछ भी चल जाता है, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता। वो लोग काफी पर्टिकुलर होते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। जो लास्ट बट वन पॉइंट है वो है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको काफी सतर्क रहना पड़ेगा ये जानने के लिए, क्योंकि IPR आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज वर्ल्ड वाइड, और इससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का भी नुकसान होता है। आपने कुछ ही दिनों पहले सुना होगा कि एप्पल वॉच
एप्पल का जो अभी अल्ट्रा वॉच आ रहा है, उन्होंने जो क्रिसमस टाइम है, हॉलिडे सीजन है, एप्पल सबसे ज्यादा इसी टाइम में बिक्री करता है। करीब साल का 30% रेवेन्यू उनका इस टाइम पे आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन कर दिया है कि वो एप्पल के वॉचेस जो है इस क्रिसमस सीजन नहीं बेच सकेंगे। ये क्यों? क्योंकि वही की एक कंपनी ने उनके ऊपर एक आईपीआर फाइल किया है, एक पेटेंट के लिए एक लॉ सूट फाइल किया है, ये कहते हुए कि एप्पल जो अपने वॉचेस में जो ब्लड सैचुरेशन, कोविड याद है, PbO2, जी वही, जो ब्लड सैचुरेशन लेवल है, जो उसको जो मापने की जो प्रक्रिया है, वो उनकी कंपनी ने डिवाइस की थी और एप्पल ने उनके एम्प्लॉइज को अपने यहाँ कोच कर लिया और उसी टेक्नोलॉजी को खुद बना के अपने वॉचेस में डालना शुरू कर दिया। इसलिए वो एक आईपीआर का उल्लंघन है और उसके लिए एप्पल को सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को उन्होंने पास किया कि एप्पल, भाई साहब, आपने आईपीआर वायलेट किया, आप ये एप्पल वॉच नहीं बेच सकते। तो जब एप्पल, जो कि $1 ट्रिलियन की कंपनी है, वो अगर आईपीआर से बाहर नहीं निकल सकती, दोस्तों, मैं और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये जरूर करना है कि किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान, अपनी कमोडिटी बेचने से पहले वहां का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक बार देख लें कि किसी और कंपनी ने तो उस प्रोडक्ट के लिए वहां आईपीआर फाइल नहीं किया। करेक्ट? ये भी इंफॉर्मेशन हालांकि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, ना मिले तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आपकी मदद मैं जरूर करूंगा। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल। जब आप बाहर के किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ टाई अप करते हैं और उनके साथ आप कोलैबोरेट करके इंटरनेशनल एक्सपेंशन करते हैं, कि उन्होंने भी कुछ पैसे निवेश किए उस बिजनेस में, उनमें से कुछ पैसे जो है आपके एग्जिस्टिंग इंडिया बिजनेस में भी लग रहा है, तो ये मामला थोड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर का पैसा जब इंडिया मार्केट में आता है तो उसके लिए काफी अलग अलग कंप्लायंसेस होते हैं, आपके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो वो भी आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे स्कीम्स भी हैं जो कि सरकार आपको अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए देती है। एक इसमें मैं आपको 2 रादर हाईलाइट करना चाहूंगा। जो सबसे पहला है उसे कहते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। इससे जितने भी MSMEs हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं जो अपने उद्योग को, अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, सरकार उनको कुछ स्कीम देती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके लिए भी आप MEIS के पोर्टल पे, ये भी DGFT के पोर्टल पे आप इजीली जाके एक्सेस कर सकते हैं। एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी चेक होता है, उसके बाद आपको अपना एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपने जितना भी माल बाहर के देशों में बेचा है, उस सारे बिल्स को आपको, जो शिपिंग बिल्स हैं, ट्रांसपोर्ट के बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, उनको अपलोड करना पड़ता है उसके पोर्टल पे, और फिर आपको ये बेनिफिट जो है वो क्लेम करने पड़ते हैं। और आफ्टर अ वेरिफिकेशन ये जो क्लेम है, ये जो पैसे हैं, ये जो सपोर्ट है, ये आपको मिल जाता है। तो समझिए कि आप अगर कॉम्पिटिटिव रेट पे भी इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं, शुरुआती में तो इन्वेस्टमेंट लगता ही है, सरकार आपका साथ देती है ताकि आपको इतना ज्यादा रिस्क उठाना ना पड़े अपफ्रंट, और आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस का पालन पोषण कर पाए इंटरनेशनल मार्केट्स में। साथ ही जो दूसरा स्कीम है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। अब EPCG जो स्कीम है, इसमें सपोज फॉर एग्जांपल हमको इंपोर्ट में भी बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप बायोपॉलीमर्स में कुछ काम करते हैं। बायोपॉलीमर्स यानी आप देख रहे होंगे आजकल प्लास्टिक बैन हो गया है, तो बहुत सारे लोग वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का काम कर रहे हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल है ना, जिसे PLA कहते हैं या PBAT कहते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड, बेसिकली बायोपॉलीमर होता है, वो इंडिया में बनता ही नहीं है। वो ग्रैन्यूल के फॉर्म में आता है या उसका जो रॉ मटेरियल है पाउडर के फॉर्म में आता है। तो आपको चाइना से हुआ या ताइवान से हुआ या बाकी किसी यूरोपियन देश से हुआ, आपको ये पाउडर जो है पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर आप उसको सिंथेसाइज करते हो, उससे अपने फाइनल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाते हो और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हो। तो अगर आपने इंपोर्ट रॉ मटेरियल करके अपने फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये दोनों स्कीम्स आपको फायदा दे सकती है। EPCG के चलते आपको अपने इंपोर्ट जो आप चाइना से मंगाते हैं या कहीं से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, और MEIS के चलते हुए आपके एक्सपोर्ट्स पे जो आप फिनिश्ड गुड मार्केट में बेचते हो इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है ना इंटरेस्टिंग? तो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में आप अकेले हो जो कोशिश कर रहे हो। इस जंग में आपके साथ देने के लिए बहुत लोग हैं। आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, आपके एम्प्लॉइज हैं, सरकार है, और मैं भी तो हूं।
तो बिल्कुल भी दो राहें ना रखें। अगर इंटरनेशनल एक्सपेंशन आपके दिमाग में चढ़ गया है और आपका बिजनेस प्रिपेयर्ड है, तो आपको 2024 में इंटरनेशनल ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये मोटा मोटी हमारे पार्ट 1 का आज का कंटेंट टॉपिक था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एंटायर वीडियो में अगर आपने अब तक इसे देखा है तो और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इससे मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कंटेंट से आपका भी फायदा हो रहा है। अगले वीडियो में जो मैं अगले हफ्ते आपके सामने लेके आ रहा हूं वो इसी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन का एक कंटिन्यूएशन होगा। इसमें हम कुछ और प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि रियल लाइफ एग्जीक्यूशन में आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो गया, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो गए, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल्स हो गए, चाहे वो एफएमसीजी या एफएमसीडी हो गया, तो आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको किन किन इंटरनेशनल मार्केट्स या ज्योग्राफीज को देखना चाहिए। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रिड बना के दूंगा ताकि आपको दुनिया में जो 260 देश है ना, इतना ज्यादा R&D करना ना पड़े। आपको पहले, दूसरे, तीसरे कंट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इंडिया से बाहर मैं सबसे पहले कहां एंटर करूं, और उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चेकलिस्ट, एक बहुत ही बढ़िया मैच द फॉलोइंग का टेबल मैं आपको बना के अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। हम कुछ और केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे, कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन फैमिली बिजनेस से हम सीखेंगे कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन की जो नींव है, शुरुआत है, उन्होंने कैसे की और उन्होंने इसको स्केल कैसे किया। और फाइनली हम कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पे भी बात करेंगे, जैसे मार्केट रिसर्च कैसे करना चाहिए, आपको वहाँ लोकल पार्टनरशिप्स के लिए कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको वहाँ के प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को वहाँ के मार्केट के हिसाब से लोकलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, और फाइनली एक सशक्त डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या एक सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें भाई बन जाती हैं हमारे पार्ट 2 की ऑफरिंग। मुझे पूरा उम्मीद है कि पार्ट 1 से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एटलीस्ट अगर आपके मन में ये दुविधा थी कि फैमिली बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो जरूर आई हो। बाकी अगर आपके मन में अभी भी वाद विवाद है तो मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित हूँ। आपको बस एक छोटा सा कमेंट ही तो लिखना है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। अगर फैब लीडर्स का चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस कंटेंट को उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको कि इसकी जरूरत है, जो कि ये सोच रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए, या फिर कर लिया है और अनसक्सेसफुल रहे हैं, या थोड़े अभी फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। इन सब के लिए ये कंटेंट काम में आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा फेस्टिव सीजन मना रहे होंगे। अ वेरी मेरी क्रिसमस वंस अगेन। और न्यू ईयर से पहले एक और मुलाकात तो बनती ही है। तब तक के लिए नमस्कार।